डियर ऑल, एक बार फिर से स्वागत है आपका ग्लोब मेडिकोज एस्पायरेंट में। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो पीटीएच हार्मोन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। पीटीएच का लेवल जब बढ़ता है तो कैल्शियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है और कैल्शियम ब्लड में कैसे मेंटेन करता है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि पूरा समझ में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें ताकि ऐसे सिंपल लैंग्वेज में सभी को मिल सके वीडियो। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो पैराथायराइड हार्मोन के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी पीटीएच। ये करता क्या है? ये प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करवाता है, इंक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। और ये कैसे इंक्रीज़ करवाता है, आइए हम देखते हैं। एक्शन ऑफ पीटीएच ऑन डिफरेंट ऑर्गन। पीटीएच का यानी पैराथायराइड हार्मोन का एक्शन डिफरेंट ऑर्गन पे क्या है और कैसे है। तो सबसे पहले हम बोन पे देखेंगे। ये क्या करवाता है ना, इंक्रीज रिजॉर्प्शन फ्रॉम बोन। रिजॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ द मिनरल्स, यानी जो कैल्शियम फास्फोरस होते हैं बोन में, ठीक है ना, उसको ब्रेक डाउन करवा के उसको बोन से बाहर निकलवाता है। तो उससे क्या होता है कि जब कैल्शियम और फास्फोरस बोन से बाहर निकलेगा तो वो कहाँ चला जाता है, ब्लड में चला जाता है। तो ये रिजॉर्प्शन करवाता है। रिजॉर्प्शन के माने ही होते हैं, मतलब ही होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ द मिनरल। तो ये क्या करवाता है, इंक्रीज़ करवा देता है मिनरल्स के ब्रेक डाउन को। तो क्या होता है, ब्लड में उसका जो लेवल होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। उसके बाद दूसरा है पीटीएच एक्शन। जब पैराथायराइड हार्मोन का एक्शन इंक्रीज़ होता है तो इंक्रीज रिमॉडलिंग, बोन रिमॉडलिंग यूनिट इंक्रीज़ कर जाता है और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज़ कर जाती है। रिमॉडलिंग यूनिट से मतलब क्या, जैसे बोन की रिमॉडलिंग यूनिट कैसे इंक्रीज़ कर गया, इसका क्या मतलब है? रिमॉडलिंग का मतलब ही होता है कि एक साइक्लिक प्रोसेस होता है बोन में, एक डायनेमिक स्टेट होता है जिसमें बोन के कुछ पार्ट्स रिमूव होते हैं और कुछ पार्ट्स एब्जॉर्ब होते हैं, और जो बोन की नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है वो बना हुआ रहता है। यानी मतलब ये समझ लीजिए कि आप न्यू मतलब नया बोन, जैसे कुछ कुछ ऐसे वेस्ट हैं बोन के, वो निकलते हैं और उसकी जगह नया बोन, नया ऑसियस टिश्यू जो है वो वहाँ पे आता है। तो हमेशा बोन का नए तरीके से बनता रहता है, हमेशा न्यू होता रहता है, उसी को बोलते हैं रिमॉडलिंग। तो जो ये जब पीटीएच यानी पैराथायराइड हार्मोन का जब एक्शन बढ़ता है तो ये बोन रिमॉडलिंग यूनिट को भी बढ़ा देता है और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ा देता है। ऑस्टियोक्लास्टिक का मतलब होता है कि ये समझ लीजिए रिमूव ऑफ ऑसियस टिश्यू, यानी कुछ पार्ट जो होता है, दो प्रोसेस होता है बोन में, एक ऑस्टियोक्लास्टिक एक ऑस्टियोब्लास्टिक। दोनों प्रोसेस जो होता है ना वो सेम चलना चाहिए। इसलिए सेम चलना चाहिए कि जितना बोन डिग्रेड हो रहा है, जितना बोन टूट रहा है, उतना बोन बनना भी चाहिए, तभी तो हमारा बोन हमेशा मजबूत रहेगा और नया रहेगा। तो ये क्या करता है, इंक्रीज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। और जब ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटीज़ भी होने लगती है और नया बोन का फॉर्मेशन वहाँ पे होने लगता है। तो इससे क्या होता है, कैल्शियम का लेवल भी मेंटेन हो जाता है। जब बोन डिग्रेड होगा, थोड़ा टूटेगा, तो उससे क्या होता है, कुछ चीज़ें निकलती है, जैसे कैल्शियम फास्फोरस, ये सब निकलता है जिससे कैल्शियम लेवल मेंटेन होता है। दूसरा चीज़ है किडनी। इस पे किडनी पे भी एक्शन होता है इसका, पैराथायराइड हार्मोन का। ये करता क्या है, ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है डिस्टल ट्यूब्यूल पे। जो नेफ्रॉन का डिस्टल ट्यूब्यूल होता है वहाँ पे कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करवाता है वहाँ पे एक्ट करके। दूसरा क्या है, इंक्रीज फॉस्फेट एक्सक्रीशन इन द कंडीशन ऑफ हाइपर कैल्सीमिया। जब कैल्सिमिक कंडीशन होता है, हाइपर कैल्सिमिक कंडीशन, जब कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करवाता है ना, ये फॉस्फेट को एक्सक्रीट करवा देता है ब्लड से। तो ये फॉस्फेट एक्सक्रीट होता है, तो इससे क्या होता है, फॉस्फोरस और कैल्शियम दोनों बढ़ा हुआ होता है, तो फॉस्फेट एक्सक्रीट कर जाता है, तो कैल्शियम का लेवल जो होता है वो मेंटेन हो जाता है। नहीं फॉस्फोरस बढ़ना चाहिए, नहीं कैल्शियम बढ़ना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नोट है, इन द हाइपर पैराथायराइडिज्म ग्रॉसली इंक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम लेवल देन इंक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन बाय द यूरिन थ्रू एक्टोन ट्यूबुल। क्या होता है, जब कैल्शियम का लेवल अगर अचानक से बढ़ जाए ब्लड में, अगर अचानक से बढ़ गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या करता है ना, पैराथायराइड हार्मोन किडनी पे एक्ट करके, ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करके, जो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स होते हैं उस पे एक्ट करके ये कैल्शियम को एक्सक्रीशन करवा देता है यूरिन में, कैल्शियम को एक्सक्रीट आउट करवा देता है, बाहर कर देता है कैल्शियम को, अगर अचानक से बढ़ गया हाइपर कैल्शियम में। ये कैल्सिट्रॉल भी जनरेट करता है, आल्सो जनरेट कैल्सिट्रॉल। इसका एक फंक्शन है पीटीएच का, बहुत डिटेल्स है, हम उतना नहीं जाना चाहेंगे। तो ये क्या करता है ना, जैसे स्किन में जो होता है वो विटामिन डी, आपने नाम सुना होगा, विटामिन डी का 3 फॉर्म है। जो विटामिन डी होता है वो सनलाइट से एक्टिवेट होता है स्किन में, फिर वो आता है लीवर में, और लीवर में आने के बाद फिर वहाँ पे फिर वहाँ पे वो थोड़ा बदलता है, और उसके बाद बदलने के बाद वो फिर आ जाता है किडनी में। किडनी में एक चीज़ें होती है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से वो विटामिन डी 3 में बदल जाता है, जिसका नाम कैल्सिट्रायल होता है।
ये एक्टिव फॉर्म होता है। एक्टिव फॉर्म का मतलब ये होता है ये वर्किंग फेज में होता है। तो ये क्या करता है, विटामिन डी भी किडनी पे एक्ट करके विटामिन D3 का भी जनरेट करता है। दूसरी चीज़ें हैं जीआईटी। जीआईटी मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की बात कर रहे हैं हम। जीआईटी का मतलब ये, तो ये क्या करता है, इनडायरेक्टली एक्ट ऑन जीआईटी। ये इनडायरेक्टली एक्ट करता है जीआईटी पे, क्योंकि किडनी जनरेट करता है कैल्सिट्रॉल। और मैं इससे पहले के लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि जो कैल्सिट्रॉल होता है वो विटामिन डी होता है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो विटामिन डी जो होता है वो जीआईटी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है। तो ये इनडायरेक्टली, यानी विटामिन डी का जो फाइनली वो विटामिन डी जो तैयार हो रहा है D3, वो किडनी में तैयार हो रहा है। और इसका एक्शन कहाँ हो रहा है विटामिन D3 का, ये यहाँ पे आके कर रहा है, कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, वहाँ पे कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवा दे रहा है। तो ये इनडायरेक्टली काम कर रहा है ना जीआईटी में, इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है इनडायरेक्टली एक्ट ऑन जीआईटी बिकॉज ऑफ किडनी जनरेट कैल्सिट्रॉल। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं पीटीएच का। पीटीएच का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी ये कैसे काम करता है, हम बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, एक थोड़ा सा शॉर्ट व्यू दे रहा है बिकॉज इट इज़ अ फार्माकोलॉजी, हम पैथोलॉजी पे या फिर फिजियोलॉजी पे नहीं जा सकते उतना ज़्यादा। तो पीटीएच जो होता है पैराथायराइड हार्मोन, एक ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल होता है, तो उस पर एक रिसेप्टर होता है, पैराथायराइड हार्मोन रिसेप्टर। वो क्या करता है, उस रिसेप्टर के थ्रू ऑस्टियोब्लास्ट सेल पे पीटीएच एक्ट करता है। एक्ट करवा के जो होता है वो प्रोड्यूस करवाता है, एक ऑस्टियोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन करवाता है उस पर। उसके बाद जो होता है वो ऑस्टियोप्रोटोजेरिन जो एक प्रोटीन है वो प्रोड्यूस करवाता है। और उसके साथ साथ एक रैंक का मतलब ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे रैंक का मतलब ये होता है रिसेप्टर फॉर एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर केबी लिगेंड, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है सबका फुल फॉर्म। तो ये एक्सप्रेस करवा देता है, यानी ऑस्टियोब्लास्ट पे, अब पहले हम रैंक पे ही आ जाते हैं। पीटीएच क्या करता है, एक्ट करता है ऑस्टियोब्लास्ट पे और वो एक्सप्रेस कराता है, ठीक है, रैंक को। रैंक एक्सप्रेस होता है तो जिसकी वजह से जो वो जाके ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है ना उस पर जाके एक्ट करता है, और उस पर एक्ट करने से ये रैंक और रैंक दोनों मिल जाता है। और जब दोनों मिल जाता है तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो होती है वो एक्टिवेट कर जाता है। और जब ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी एक्टिवेट करेगा तो आपको पता है ऑस्टियोक्लास्ट में क्या होता है, बोन का जो होता है ना, वो बोन का ऑसियस टिश्यू रिमूव होता है। तो उससे रिमूव होने से क्या होगा, जब बोन थोड़ा बहुत टूटेगा तो उससे कैल्शियम रिलीज होगा ना, तो जब कैल्शियम रिलीज होगा तो उससे क्या होगा, कैल्शियम का लेवल मेंटेन हो जाएगा। और आपको पता है कि जब भी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होगा उसके साथ साथ ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटीज़ भी होती है, ये नेचुरल इवेंट्स है। जब ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी होगा तो ऑस्टियोब्लास्ट भी होगा, क्योंकि जहाँ पे बोन टूटेगा या वहाँ पे ऑसियस टिश्यू का रिमूव होगा तो वहाँ पे दूसरे ऑसियस टिश्यू का डिपोजिशन भी होता है। ये एक नेचुरल इवेंट्स है। उसके बाद एक ये चीज़, एक ये प्रोटीन भी एक प्रोड्यूस करता है ऑस्टियोब्लास्ट, ओपीजी, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोप्रोटोजेरिन। ये क्या करवाता है ना कि अगर मान के चलिए ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज़ को हमको बंद करना है, अब बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए हमको ऑस्टियोक्लास्टिक, तो ये ओपीजी क्या करता है, यहाँ पे जाके बीच में जाके ये मतलब टांग अड़ा देता है, बोलता है कि नहीं तुम दोनों को मिलने नहीं देंगे, ये रैंक को और रैंक को। जब ये दोनों मिलेगा नहीं तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज़ ये एक्टिवेट नहीं होगा। जब एक्टिवेट नहीं होगा तो कैल्शियम आयन रिलीज़ नहीं होगा। तो अगर बहुत ज़्यादा, ये एक निगेटिव फीडबैक देता है, कि निगेटिव पॉजिटिव फीडबैक देता है कि कैल्शियम का लेवल मेंटेन है, ठीक है, आप जो है ऑस्टियोब्लास्ट को बोलता है कि तुम एक्शन मत करो, पीटीएच को बोलता है तुम एक्शन मत करो, यहाँ पे सारी चीज़ कैल्शियम का जो लेवल है वो नॉर्मल है। तो ये जो ऑस्टियोप्रोटोजेरिन ओपीजी ये क्या करता है, इस दोनों को मिलने से रोक देता है, रैंक को और रैंक को, ठीक है, जिससे क्या होता है, कैल्शियम का लेवल हमेशा मेंटेन रहता है, ना ज़्यादा होता है और ना कम होता है। उसके बाद नोट, यहाँ पे देखिए, कैल्सिट्राइल आल्सो इंड्यूस रैंक इन ऑस्टियोब्लास्ट टू इनडायरेक्टली एक्टिवेट ऑस्टियोक्लास्ट। आपको पता है यहाँ पे जब रैंक ये होता है, मतलब अगर एक्सप्रेस करता है रैंक ऑस्टियोब्लास्ट, तो वहाँ पे ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज़ करवाने के लिए करता है। तो अगर कैल्सिट्राइल यानी विटामिन D3 की बात कर रहा हूँ मैं, एक्टिव विटामिन D3, वो भी क्या करवाता है, रैंक को इंड्यूस करवा देता है। जब रैंक इंड्यूस होगा तो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, यहाँ वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, कैल्शियम रिलीज हो जाता है। तो आपको पता है ना कि विटामिन D भी कैल्शियम को रिलीज करवाने में मतलब सक्षम होता है। उसके बाद
कैल्सिटोनिन डायरेक्टली इनहिबिट ऑस्टियोक्लास्ट फंक्शन। कैल्सिटोनिन जो होता है ना वो पीटीएच यानी पैराथायराइड हार्मोन के ठीक अपोजिट समझ लीजिए आप। जो पीटीएच क्या करवाता है, वो कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करवाता है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है प्लाज्मा में। और कैल्सिटोनिन क्या करवाता है, वो घटा देता है, ये इनहिबिट करता है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज़ को। आगे हम बात करेंगे कैल्सिटोनिन की नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि कैल्सिटोनिन भी एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है, तो हम उसको अगले लेक्चर में बात करेंगे। अब देखिए कौन कौन सी दवाएं हैं जो पीटीएच से रिलेटेड है, ड्रग्स रिलेटेड टू पीटीएच। पहला है सीनाकैल्सेट, दूसरा है टेरीपेराटाइड। तो हम बात करते हैं सीनाकैल्सेट की। सीनाकैल्सेट ये क्या करता है, एक्टिवेट कराता है कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर को। हम सबसे पहला वाला जो लेक्चर था कैल्शियम का, उसमें बता चुके हैं कि कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर क्या होता है। यह एक्टिवेट कराता है कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर को। यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर जो होता है वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को सेंस कर लेता है, जिससे ये पता चलता है कि इसमें कितना कैल्शियम है। अगर कम कैल्शियम होता है तो वो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो रिलीज हो जाता है और कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करवा देता है। अगर ज़्यादा कैल्शियम लेवल होगा तो पैराथायराइड को ब्लॉक कर देता है। यही तो एक्टिवेट करवाता है कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर को। उसके बाद ये क्या करवाता है, इनहिबिट पीटीएच। हम पहले ये इनहिबिट यानी पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन को इनहिबिट कर देता है। तो क्या होता है, कैल्शियम जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, और जिसकी वजह से फॉस्फेट डिक्रीज होता है। यानी पीटीएच का एक्शन क्या था, पीटीएच का एक्शन तो यही था ना कि कैल्शियम को और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करवाना। तो जब इसके एक्शन को ही इनहिबिट कर देगा सीनाकैल्सेट, तो क्या होगा, सीनाकैल्सेट जो है वो पीटीएच के एक्शन को इनहिबिट कर देगा, तो उससे कैल्शियम का लेवल डिक्रीज कर जाएगा, फॉस्फेट का लेवल डिक्रीज कर जाएगा। यूज इन सेकेंडरी हाइपरपैराथायरिज्म ड्यू टू रीनल डिजीज। इसका जो सीनाकैल्सेट का इस्तेमाल हम करते हैं हाइपरपैराथायरिज्म के केस में यूज़ करते हैं। जब थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, वो भी सेकेंडरी काउज होना चाहिए उसका, यानी कोई रीनल डिजीज, ड्यू टू रीनल डिजीज कोई सेकेंडरी काउज होना चाहिए सेकेंडरी हाइपरपैराथायरिज्म के केस में। सेकेंडरी का मतलब यही होता है कि जो उसका अपनी वजह से, यानी कोई जो है वो प्रॉब्लम थायराइड ग्लैंड में नहीं है, पैराथायराइड ग्लैंड में नहीं है। पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो काम कर रहा है किसी दूसरे बॉडी में कोई दूसरे प्रॉब्लम, जैसे रीनल डिजीज है उसकी वजह से थायराइड बढ़ा हुआ है। जैसे रीनल डिजीज में क्या होता है ना कि विटामिन डी, अगर मान के चलिए रीनल डिजीज है तो वहाँ पे विटामिन डी का फॉर्मेशन नहीं होगा, विटामिन D3 बनेगा नहीं। तो जब विटामिन D3 नहीं बनेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमेशा एक ये हाइपोकैल्सीमिक लेवल बना रहेगा। जब हाइपोकैल्सीमिक लेवल बना रहेगा तो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो हमेशा पीटीएच रिलीज करता रहेगा। जब हमेशा पीटीएच रिलीज करता रहेगा तो हाइपर पैराथायरिज्म का केस होगा, लेकिन वो सेकेंडरी होगा क्योंकि वो रीनल डिजीज की वजह से हमेशा रिलीज हो रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सीनाकैल्सेट देंगे। सीनाकैल्सेट देके ये पता हो जाएगा कि हमको वहाँ पे कैल्शियम का लेवल मेंटेन है। बार बार पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा तो कैल्शियम का लेवल हमेशा मेंटेन ही रहता है। तो इसलिए हम ऐसा दवा देते हैं जो कैल्शियम के लेवल को सेंस कर ले, जो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर को एक्टिवेट करवाने वाला और पीटीएच के एक्शन को रोक दे, इनहिबिट करवा दे, ताकि बार बार वो पीटीएच का हार्मोन जो पैराथायराइड हार्मोन है वो रिलीज ना हो पाए। उसके बाद दूसरे केस में इनऑपरेबल केस ऑफ पैराथायराइड कैंसर। जो पैराथायराइड कैंसर होगा तो मान के चलिए वहाँ पे कैंसर होगा तो हाइपर पैराथायरिज्म होगा। जब हाइपर पैराथायरिज्म होगा तो पीटीएच का लेवल बहुत बढ़ा हुआ होगा, और ऐसा केस होता है जब कैंसर का केस होता है तो उसमें डॉक्टर डिसाइड करता है कि ऑपरेटेबल है या नॉन ऑपरेबल है। तो जब नॉन ऑपरेबल होगा, इनऑपरेबल होगा, तो वैसे केस में क्या होगा कि वैसे केस में मतलब हम उसको ऑपरेट तो नहीं कर सकते हैं, ये गाइडलाइन होती है, प्रोटोकॉल होगी मेडिकल की, हम उसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो वैसे केस में हम पीटीएच के एक्शन को तो घटा सकते हैं ना, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर तो हम एक्टिवेट करा सकते हैं। तो हम ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं दो कंडीशन में, सेकेंडरी हाइपरपैराथायरिज्म और दूसरा इनऑपरेबल केस ऑफ पैराथायराइड कैंसर। उसके बाद दूसरी दवाएं हैं टेरीपेराटाइड। टेरीपेराटाइड दूसरी दवा है पीटीएच की। ये क्या करता है, सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस में ट्रीटमेंट करते हैं इसका। जो किसी लेडी को या किसी को अगर सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, सीवियर बोन वीकनेस, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन वीकनेस, तो वो आसानी से ये दवा का इस्तेमाल करा सकते हैं। उसके बाद 20 माइक्रोग्राम डेली दे सकते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, 20 माइक्रोग्राम डेली सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे सकते हैं। ये मोर इफेक्टिव दैन एस्ट्रोजन एंड बिस्फॉस्फोनेट। ये बहुत इफेक्टिव होता है एस्ट्रोजन और बिस्फॉस्फोनेट। एस्ट्रोजन भी कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करवाता है और बिस्फॉस्फोनेट भी कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करवाता है, लेकिन ये उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हम आगे बात करेंगे बिस्फॉस्फोनेट के बारे में। प्रिवेंट बोन रिजॉर्प्शन। बोन रिजॉर्प्शन का मतलब आपको मैं बता चुका हूँ, रिजॉर्प्शन का मतलब यही होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ द मिनरल्स। तो ये मिनरल्स के ब्रेक डाउन को रोकता है। जब मिनरल्स के ब्रेक डाउन को रोकेगा तो कैल्शियम का लेवल ऑटोमेटिकली घट जाएगा। उसके बाद इसका प्लाज्मा हाफ लाइफ जो होता है 1 आवर का होता है, 1 घंटे का होता है। प्लाज्मा हाफ लाइफ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले वाले लेक्चर में।
सब क्यूटेनियस इंजेक्शन के थ्रू अगर हम देते हैं तो ये इसका प्लाज्मा हाफ लाइफ 1 आवर होता है। लेकिन एक चीज़ और, यूज़ लिमिट बियॉन्ड 2 ईयर्स इज़ नॉट रिकमेंडेड बट बिसफॉस्फोनेट कंटिन्यू। इसका जो इस्तेमाल है हम 2 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं इस दवा का, टेरीपैराटाइड का, ठीक है ना। लेकिन बिसफॉस्फोनेट जो है वो हम कंटिन्यू, बिसफॉस्फोनेट एक दूसरी दवा है, हम दूसरे लेक्चर में उसके बारे में बात करेंगे। बिसफॉस्फोनेट जो है उसका हम इस्तेमाल 2 साल से ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ है सीवियर यूजिंग ओनली सीवियर ऑस्टियोपोरोटिक वुमेन एंड रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। इसका इस्तेमाल हम जो सीवियर ऑस्टियोपोरोटिक वुमेन होता है, जो जैसे कि जो मेनोपॉज है, मेनोपॉज की कंडीशन को भी हम बता चुके हैं। मेनोपॉज में क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल घट जाता है जिसकी वजह से उसका बोन जो होता है वीक होता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है उसमें। तो वैसे कंडीशन में उसको ऑस्टियोप्रोसिस हो जाता है, उसके बोन वीक हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और जो वुमेन को रिस्क होता है फ्रैक्चर का, वैसे लोगों में हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई प्रॉब्लम हो तो भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।